हेलो एवरीवन। तो यार देखो, जे एडवांस का 2022 का पेपर हुआ, ठीक है। तो आज उसका एनालिसिस है पूरा एकदम डिटेल में, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल में कहां से आया, पेपर का लेवल कैसा था, ये तो आपको दिख ही रहा है, बिना बोले क्लियर हो गया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे उम्मीद करके जाते हैं, देख लेना केमिस्ट्री में हम इतने नंबर ले आएंगे, मैथ्स फिजिक्स में थोड़े कम भी हो गए तो क्या हो जाएगा। इस बार थोड़ा सा उसमें तकलीफ हुई है पिछले सालों के मुकाबले, उसके बारे में बात करेंगे, कंपैरेटिव बात करेंगे, बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। तो यार आज मेरे साथ गौरव सर, शिवम सर दोनों हैं। हम सब ने मिलकर पेपर डिजाइन तो आईआईटी के प्रोफेसर्स ने किया, हमने मिलकर उसको एनालाइज किया और काफी घंटे बिताए, 4-5 घंटे दोनों पेपर पे हम, और उसके कुछ रिएक्शंस भी आपको बताएंगे। एक ऐसा सवाल जिसको देखकर हम तीनों सर पकड़ के बैठे थे, भाई क्या कर रहे हो तुम, कैटेगराइज ही नहीं कर पाए, तो उसको हमने अननोन कैटेगरी में डाला है। वो सवाल भी आपको दिखाएंगे। मतलब वो कुछ सवाल तो इस पेपर में ऐसे थे कि देख के लगा अच्छा ये हो जाएगा, ओहो एंट्रोपी का सवाल है, नहीं ये तो इलेक्ट्रो का सवाल है, नहीं ये तो ऑर्गेनिक का सवाल है, नहीं ये तो कोऑर्डिनेशन का सवाल है। मतलब मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस बहुत पूछे गए। और सर अगर मैं एक और चीज बताऊं तो बहुत कम ऐसा होता है कि ऑर्गेनिक के अंदर बहुत सारी फिजिकल मिला दी जाए। इस बार ऐसा हुआ। कुछ टाइम पहले एक पेपर में मेरे को ध्यान आ रहा है 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए थे, लास्ट ईयर भी ये ट्रेंड था, तो कंटिन्यू किया, पर इस बार वो थोड़ा और अच्छे लेवल पर उस ट्रेंड को लेके गए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे पेपर के पैटर्न से। देखो अभी भी हमारे अंदर है ना वो चल रहा है, अभी हम तीनों जो डिस्कस कर रहे थे कि क्या है, एंड में आपको बताएंगे कि ओवरऑल टफनेस लेवल कितना था, ठीक है। तो सबसे पहले सर अपन पैटर्न से शुरू कर लेते हैं। एक जो चीज रही, इस बार कोई नया पैटर्न देखने को नहीं मिला, है ना। मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है 2017 में आईआईटी ने पहली बार ट्रिपल मैच देकर सबको हिला डाला था कि ये कौन सी चीज है। इस बार जो अभी तक पैटर्न पूछे गए हैं वो ही रिपीट हुए सर। जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अगर इसमें भी नेगेटिव दे देते ना सर फिर तो भैया नेक्स्ट लेवल हो जाता। 8 क्वेश्चन इसके आए, +3 इसकी मार्किंग थी, 0 इसके अपने नेगेटिव मार्क्स हैं। मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन, ये हमेशा ये आईआईटी की पहचान है, शायद इकलौता ऐसा एग्जाम होगा जो इतने लेवल पर ये पूछता है। ये इनोवेशन ही इन्हीं का है, इनोवेशन इनका है, इनोवेशन है मोर देन। तो 6 इसके क्वेश्चन पूछे गए, तो टोटल 18 क्वेश्चन हो गए पेपर 1 में, तीनों सब्जेक्ट के मिलाकर। +4 इसकी मार्किंग थी, इसमें पार्शियल मार्किंग भी थी, जो सर बहुत बड़ा वरदान होता है। मेरे को एक ही ऑप्शन लग रहा है तो मैं कर लूं। बच्चे मोस्टली इसको छोड़ देते हैं, बट यहाँ पर मैं पार्शियल मार्किंग से फायदा उठा सकता हूँ। अगर मुझे पूरा क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी मैं कुछ स्कोर कर सकता हूँ वहां पर, तो बिल्कुल करने चाहिए अटेम्प्ट, बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस। पर इसमें साथ में ये ध्यान रखना चाहिए सर, ये आतंक, ये एटम बम यहाँ पर पड़ा हुआ है। आप ऐसे भी नहीं कि आप थोड़ी सी फील आ रही है सर, थोड़ा एक क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ, नहीं भाई, जो उधर सिंगल करेक्ट में मेहनत करके न्यूमेरिकल में 2 डेसिमल प्लेस तक मार्क्स लेके आए थे वो खत्म हो जाएंगे इधर तो इसका ध्यान रखना है। फिर मैच दी कॉलम, ये 2-3 साल से नदारत थे, उतने बहुतायत में नहीं पूछे जा रहे थे, ये इस बार फिर से पूछे गए, ये करने और है ना। देखो अब मोस्टली बच्चे क्या बोलेंगे, सर ये तो सिंगल करेक्ट में आना चाहिए। नहीं भाई, ये काइनेटिक्स का मैच दी कॉलम आया था, वो सिंगल करेक्ट से कहीं ऊपर था, तो दिस इज नॉट टेक्निकली सिंगल करेक्ट। ऑप्शन सिंगल करेक्ट मार्क हो जाएगा, पर आपको काफी मेहनत लगेगी। जैसे जो सेकंड पेपर में सर मुझे ध्यान आ रहा है कि सिंगल करेक्ट क्वेश्चन आए थे, वो अगर तुम्हारे से 1 मिनट 1.5 मिनट में हो जाएंगे तो ये मैच दी कॉलम 2 मिनट लेगा। अगर वो तुमसे 30 सेकंड में हो रहे हैं तो ये 1 मिनट लेगा। तो उसका हमें ध्यान रखना है कि दिस इज नॉट सिंगल करेक्ट। इसकी प्रैक्टिस मैच दी कॉलम के तरीके से ही करनी है। पर हाँ, एक खास बात, सारे जो थे मोर देन 1 ऑप्शन किसी का भी करेक्ट नहीं था। जितने भी थे, जैसे अगर ए है और सामने पी है तो ए पी से ही मैच हो रहा था या ए क्यू से ही मैच हो रहा था। पिछले सालों में ऐसे आए, ए का पी क्यू आर, बी का एस टी, बी का आर एस, ऐसा नहीं था। सिंगल करेक्ट एक ऑप्शन एक से ही मैच हो रहा था। आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। तो थोड़ा सा रिलेटिवली सिंपलर थे, जो स्टैंडर्ड आईआईटी के मैच दी कॉलम होते हैं उससे सिंपलर थे केमिस्ट्री के अंदर। तो बाकी फिजिक्स और मैथ्स का तो सारांश सर एनके सर, भुवनेश्वर, सत्यम सर करा ही रहे, वो तो उन्होंने बता ही दिया भाई, वहां पे अलग लेवल के कारनामे हुए। ये पेपर 2 यहाँ पर अपने सिंगल डिजिट, देखो न्यूमेरिकल से ये अलग है, उसमें 2 डेसिमल प्लेस तक था और आंसर 25.20 भी आ सकता था। यहां पर आंसर 0 से 9 के बीच का आएगा। तो इसलिए इन्होंने, क्योंकि ये पैटर्न वाइज सिंपलर हो गया तो मार्किंग वाइज टफ हो गया। यार ये आईआईटी की खास बात है, ये एडवांस की खास बात है कि वो एडवांस वाले बैलेंसिंग रखते हैं। पैटर्न सिंपल तो मार्किंग टफ, है ना।
ये वापस से आ गया। हाँ पैटर्न अपना सिंपल आया, मार्किंग अपनी टफ आई। मोर देन वन करेक्ट सवाल इसमें भी आए और सिंगल करेक्ट क्वेश्चन फाइनली यहां पर देखे गए जो अपने स्टैंडर्ड है +3 -1। पर गौरव सर, शिवम सर, मैंने ये देखा कि 3-4 साल से ना वो होता है ना कि प्रेम कम होता जा रहा है एडवांस वालों का सिंगल करेक्ट के प्रति। ये जरूरी नहीं है अगले साल के पेपर में हो भी सकता है यार हमारे को बात को झूठा साबित कर दें और 15 सिंगल करेक्ट आ जाए, तो एडवांस का भरोसा नहीं कर सकते। जनरल ट्रेंड ये है कि पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या बढ़ती जा रही है, सिंगल करेक्ट कम होते जा रहे हैं। आप सोचो 108 क्वेश्चन में से सर 12 ही क्वेश्चन है अपने करीब जेई एडवांस का। पर सर पैटर्न को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जेई एडवांस का पैटर्न वहीं पर जाकर जब पेपर दोगे तभी पता चलता है। इसलिए अपन अपने ई सरल पे अपन ने कितने इसको बहुत तरह के पैटर्न के हमने क्वेश्चंस पेपर सेट करे, तो उसका फायदा होता है। अपन ने लिए ऑलमोस्ट सब में अलग पैटर्न था, कोई भी सेम पैटर्न पे नहीं आए थे, तो बच्चे के लिए वहां पर भी सरप्राइज था कि आज मैं कौन से पैटर्न का करने वाला हूं। उसको वहां पर जेई में झटका नहीं लगा है ना, तो एक फिक्स पैटर्न पे प्रैक्टिस नहीं करनी, मल्टीपल पैटर्न के पेपर हमें अटेम्प्ट करने चाहिए मॉक टेस्ट। यार तो बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, वो है ना एक माइंडसेट बना के जाते हैं पेपर में कि ऐसा पैटर्न आ सकता है और ये वाली आईआईटी बना रही है, जैसे आईआईटी बॉम्बे को अपन ने पूरा स्टडी कर लिया, ये तो ऐसा ही पेपर देंगे। नहीं भाई। और शिवम सर मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंस्ट्रक्शंस जाके पढ़ना। जी, बहुत ढंग से इंस्ट्रक्शन जाके पढ़ना। हो सकता है अगले साल 0 से 9 वाले में नेगेटिव मार्किंग ना आए, क्योंकि इस बार देखो कम नंबर का पेपर आया था, 360 का पेपर आया। अगर यही 510 हो जाता ना सर, जैसे मेरे ईयर में आया था, शिवम सर के ईयर में आया था, तो यहां पर ये 8 की जगह 12 क्वेश्चन थे, तो वहां पर फिर नेगेटिव मार्क्स नहीं है। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ने, ऐसा नहीं कि मोर देन 1 करेक्ट है तो हमेशा पार्शियल ही होगा। नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं, पढ़ना है। मेरे टाइम पर मोर देन 1 करेक्ट में पार्शियल नहीं था, मतलब सिंगल ही, मतलब पूरा सही या फिर पूरा गलत था। तो आप लोगों को मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि आपको 5 ऑप्शन भी देखने को मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कितने हैं ऐसे क्वेश्चंस जिनमें ये जो आप देखते हो न्यूमेरिकल में पूछते हैं कि हाउ मेनी ऑप्शंस आर करेक्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये हमने पहले भी देखा। असर्शन रीजन गायब थे, वो गायब थे, आ जाए और बिल्कुल घुमा के आ जाए। मतलब जेई का जो खौफ है शायद वो बरकरार है सर, बरकरार है। जो जिस चीज के लिए वो जाने चाहते हैं, उन्होंने बेंचमार्क अगर सेट किया है तो उसको बेंचमार्क को उठा ही रहे हैं, वो उसको उसमें डाउनग्रेडिंग बिल्कुल नहीं हो रही है। तो अब एक बात देखो, हम इतना हंस के बता रहे हैं पर हमें अंदर से पता है यार कि हमारी को पेपर सॉल्व करने में तकलीफ हुई, तो आपको तो डेफिनेटली बहुत तकलीफ हुई होगी। तो प्रिपरेशन होती है। हाँ, तो क्या है कि अगर आपका पेपर केमिस्ट्री का भी अच्छा नहीं गया ना उतना, तो आप सब सेम ही नाव में सवार हो भाई। पड़ोस वाला बोलेगा अभी तो भाई मैंने बहुत करके आया, पर उसके आंसर के आने का, रिजल्ट का वेट करना। अगर आप पिछले साल के पेपर सॉल्व करते थे और आप 50-60% नंबर लेकर आ रहे थे पिछले सालों के पेपर में केमिस्ट्री के अंदर, मैं 2021 की बात कर रहा हूं, तो इस बार अगर आपके उसी तरीके से 40-45% नंबर आ रहे ना, आपकी एग्जैक्ट सेम रैंक आएगी केमिस्ट्री के अंदर, ये पक्का है। ये पूरा एनालिसिस करने के बाद आपको बता रहे। तो इसमें सर थोड़ा सा और इन डेप्थ जाते हैं, अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। सर सबसे तगड़ी बात जो इस बार देखिए भाई, पूरा बैलेंसिंग हुई है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में, बहुत अच्छी तरह। और सबसे ज्यादा दया सर मेरे को उन बच्चों पे आ रही है जो ये बोलते हैं हम इंजीनियरिंग स्ट्रीम वाले हैं, आईओसी नहीं पढ़ेंगे भाई, हम नहीं रटते, हम पी ब्लॉक नहीं पढ़ते। तो यार वो जो रजनीकांत साहब की जो पहली थी ना, क्यों हिला डाला ना तो आप विश्वास नहीं करोगे, आईओसी में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं, ओसी से फिर उसके बाद और पीसी से सबसे कम आए। पर इसमें एक चीज ये है कि इस आईओसी में भी पीसी घुसी हुई थी, इस ओसी में भी पीसी घुसी हुई थी और पीसी में आईओसी घुसी हुई थी, तो वैसे बैलेंस्ड है। बट और यार अभी आपको बताएंगे, देखो सर पूरा एनालिसिस करने के बाद ये एक बात पता चली कि वो सारे बच्चे जो आयनिक इक्विलिब्रियम को 1.5 महीने पढ़ के गए होंगे और पीओसी को सिर्फ उन्होंने 2-3 दिन दिए होंगे, बायोमोलिक्यूल को 2-3 दिन दिए होंगे, सॉल्ट एनालिसिस छोड़ के गए होंगे कि यार ठीक है तो क्या है, मेंस में नहीं आता छोड़ देते हैं यार। उन सब के साथ बहुत बुरा हाल हुआ इस पेपर में। मतलब जो उन्होंने सिलेबस में लिखा हुआ है ना, उसकी एक एक लाइन आप मान लो कि इन्होंने पूछ ली सिर्फ 36 सवालों में। यही तो ब्यूटी है, यही तो एडवांस्ड है। वो होता है ना सर, अपने टाइम पर कहते थे यही आईआईटी है भाई, यही आईआईटी है, एडवांस ही है सर। हाँ, एडवांस इसके नाम में अलग से है, वो एडवांस तो बनाया हुआ, एडवांस लेवल पे गया। तो सर ये अच्छी बात रही, जो बच्चे तीनों पेपर में इक्वली, तीनों पार्ट में, हाँ मतलब जिसने ऐसा नहीं किया कि भाई रटना मेरे काम की चीज नहीं है। पहली बात तो आईओसी में पूरा नहीं रटना होता, उसके बारे में चलो हम कभी और बात करेंगे। पर सर जो आईओसी छोड़ के गए होंगे ना, उनका तो यहां पर बहुत बुरा हाल हुआ है।
और जो सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, मेटलर्जी और ये अपना एक और कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सिर्फ इन 4 पे गए होंगे कि यही समझने वाले हैं। पी ब्लॉक सॉल्ट एनालिसिस को जिसने छोड़ा होगा ना, आईआईटी उनको छोड़ देगी भाई। पी ब्लॉक और सॉल्ट एनालिसिस के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए। बट सर पी ब्लॉक और सॉल्ट के भी क्वेश्चंस ऐसे नहीं दैट यू कैन से कि मैं इसको एकदम ऐसा, जो फेमस रिएक्शंस चली आ रही हैं, जो उसका एनालिटिकल रीजनिंग पार्ट है वही पूछा। वेयर प्रॉब्लम लाइज इस बच्चों ने उसको छोड़ देते हैं कि इसको मैं, आप अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे, हो सकता है वो क्वेश्चन बहुत ईजी हो, बट बिकॉज ऑफ द माइंडसेट दैट हैज बीन गोइंग इनसाइड अस, वो हम उसको छोड़ देते हैं। ऐसा ना करें बच्चे। तो अगर सर गौरव सर ऑर्गेनिक का आप बताओ, आपने इस पे ज्यादा रिसर्च करी है। यस। तो जनरली प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के नहीं जाते हैं, ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है, बट देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा वेटेज रहा इस टॉपिक का। और ये टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं ना तो ये आधा सा 1 घंटा लेता है बस पढ़ने में, ठीक है, और कोई इसका लिंकेज भी नहीं है कि मुझे बाकी टॉपिक्स भी आने चाहिए। इंडिविजुअली इस टॉपिक को मैं पढ़ सकता हूँ और इस पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछे गए, लास्ट ईयर भी था, पूछा गया था इससे क्वेश्चन। तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम छोड़ते हैं, नहीं छोड़ना है, ठीक है। हमने ये सेग्रीगेशन करा है बट एक्चुअली में नहीं कर सकते बिकॉज सारे क्वेश्चंस मिक्स थे, ठीक है। बट जो ये पीओसी के कुछ क्वेश्चन में कार्बोनिल कंपाउंड्स लग रहा था और हाइड्रोकार्बन के कुछ क्वेश्चन में भी कार्बोनिल कंपाउंड लग रहा था, बट तो यहाँ पर लिखा नहीं है कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये मत समझ लेना कि इनको पढ़ना नहीं है। सर मेरे को तो कार्बोनिल के 3-4 रिएक्शन याद आ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक के 2-3 रिएक्शन याद आ रहे हैं पेपर में से। कार्बोक्सिलिक का HVZ था, कार्बोनिल का क्लेमेंसन था, बट वो हम क्लासिफाई नहीं कर रहे क्योंकि मेजर जो पार्ट था उससे हमने क्लासिफाई करा है। बट लर्निंग यहाँ से क्या है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते हो बिल्कुल। अगर तुम सोचते हो मैं ये चैप्टर छोड़ दूंगा तो वहां से भी क्वेश्चन है, हर चैप्टर से क्वेश्चन है, बायोमॉलिक्यूल से क्वेश्चन है। हार्डेस्ट क्वेश्चन आई थिंक बायोमॉलिक्यूल से ही था जो जनरली छोड़ के जाते हैं। पॉलीमर से क्वेश्चन है, डायरेक्ट नंबर आते हैं अगर ये पता होता तो कुछ भी नहीं छोड़ना है। मेजर लर्निंग इस पेपर के एनालिसिस से मुझे तो यही मिला कि कोई सा भी पार्ट नहीं छोड़ना है, बिल्कुल। हाँ, ये छोटा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक सब टॉपिक्स मुझे आने चाहिए, नहीं छोड़ना है कुछ भी पार्ट। बच्चे झूम के ना नेम रिएक्शन पे अपना पूरा टाइम बिता देते हैं, उनके साथ कितनी चोट हुई होगी सर। बिल्कुल आधे घंटे के टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए तो सोच सकते हो कि बहुत ही मेरे को चोट हुई। इसमें हेलोफॉर्म दिखा कहीं पे? हाँ, नहीं दिखा। मेरे को एल्डोल दिखा, एल्डोल था शायद, एक जगह था, पर ये उतना नहीं आया जितना नेम रिएक्शन पे फोकस किया जाता है। सर प्योर जीओसी से इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ये भी एक नोट करने की बात है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करवा लियो। एल्डोल भी मेरे को, हाँ मतलब वो हो सकता है थोड़ा वैसे हो, पर ऐसे नहीं था। तो जीओसी नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से सर क्वेश्चन पूछे गए, ये यहाँ पे ये एक है और 1-2 में और था। पर सर इधर आइसोमेरिज्म में मेरे को अब ध्यान आ रहा है कि उतना इन्होंने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और उस सब पे नहीं खेला इस बार। 2 क्वेश्चन थे आइसोमेरिज्म से, 2 क्वेश्चन, बट दोनों मिक्स क्वेश्चन थे। हाइड्रोकार्बन प्लस आइसोमेरिज्म मिक्स था। अगेन आईआईटी है तो सिंगल कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस तो कम ही थे, बट नहीं था। हाँ, बट ये एक ही क्वेश्चन था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो हम इतना पढ़ते हैं, बहुत सारा पढ़ते हैं, इससे एक ही क्वेश्चन था और वो इतना सिंपल था कि तुम्हें बस पता होना चाहिए कायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं, उससे हो रहा था, ठीक है। हाँ, तो मतलब इस बार सर मेरे को अब अपन बात करें तो ऐसा रियलाइज हो रहा है कि वो जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स काउंट करने का जो एडवांस का हमेशा वो रहता है ना, इस बार उन्होंने कम किया। वो थोड़ा सा रिएक्शन पे ज्यादा गए। जो इस बार देखने को मिला ना, रिएक्शंस क्या हो रहे हैं ये बहुत ज्यादा एडवांस ने पूछा। तो यार आपको रिएक्शंस जो है सर ईसरल के जो माइंड मैप्स होते हैं उनमें सारे रिएक्शन है। एक भी ऐसी चीज नहीं है जो सवाल आया और वो रिएक्शन उसमें ना हो विद रिएक्शन कंडीशंस। सर वो पिक्रिक एसिड बनता है, वो क्वेश्चन आ गया, NaOH 600 समथिंग डिग्री, 300 एटम का प्रेशर। जिसने वो याद करके गए होंगे, चिल्ला के लेक्चर में बोला है सर रिवीजन में इतनी बार अपन ने मेगा रिवीजन कराया, बैटल ग्राउंड कराया, उसमें हर बार बोला था कि ये क्वेश्चन आता है। और है ना उसमें 3 कंडीशन होती है सर, जितना मुझे याद आ रहा है, 3 अलग अलग कंडीशन में प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। सिलेबस का इतना सा भी बाहर का कुछ नहीं आया। इल्जाम लगाते हैं बच्चे कि सिलेबस से बाहर का आता है एडवांस में। इस बार भैया एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था जो उन्होंने सिलेबस के बाहर का पूछा हो, जो लिखा हो उसी में से आया है सारा। बिल्कुल एकदम बोल सकते हैं कि पेपर जो सिलेबस था उससे बाहर नहीं आया। जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी था, अभी भी हम बोल रहे हैं कि पेपर अभी बताएंगे कितना टफ है, कितना मॉडरेट था, लेकिन जिस भी बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से था, तो मैं ओसी की बात करता हूँ। 12 क्वेश्चन थे। अगर अच्छे से पढ़ा, अपना सारा मटेरियल तुम लगा के गए हो, जो भी शीटें मिलती है करा, टेस्ट दिए, PYQs लगाए,
तो उससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ जाता है। ठीक है, ये नहीं बोल रहे कि वही क्वेश्चन आ जाएगा, बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ जाता है। तो तुम इजीली 12 में से 9 सवाल कर सकते थे, डुएबल थे। और ऑर्गेनिक की बात ये है, ठीक है, टॉपर क्या करता, वो 11 कर देता, एक आध फाइट मारते तो तुम भी 10 कर देते। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी था तो तुम बिल्कुल कर सकते थे। तो यही फोकस रखना है, वही कॉन्सेप्ट सीखने हैं ना, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीखो और कोई टॉपिक नहीं मिस करना। ये मेजर लर्निंग है, एक भी चैप्टर का छोड़ के नहीं जाना है कि ये नहीं आता है, ये फालतू, सब आता है। लर्निंग सर ये है कि सर मैंने देखा है बच्चे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ना 250 क्वेश्चन अपनी कॉपियों में लिख लेते हैं और उसको लगाना शुरू कर देते हैं। उस चक्कर में ना बायोमोलिक्यूल का नंबर आ पाता, ना पॉलीमर का नंबर आ पाता, इनफैक्ट सर अमीन्स का तक नंबर नहीं आ पाता, जबकि हर साल NaNO2 HCl वाला रिएक्शन आ रहा है, हर साल आ रहा है। वो इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट है। शिवम सर यही डिस्कस कर रहे थे कि भाई जो भी इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट है, एडवांस वालों को वो चीज अच्छी लगती है क्योंकि वो उसी पे काम करते हैं, बहुत नेचुरल सी चीज है ना। तो यार देखो, हेलो एल्किन हेलो एरिन से एक क्वेश्चन आया, एल्कोहल फिनॉल ईथर से एक क्वेश्चन आया, बायोमोलिक्यूल से एक क्वेश्चन आया, पॉलीमर से एक क्वेश्चन आया, अमीन से एक क्वेश्चन आया, दो क्वेश्चन आए सॉरी। अब इसमें 3 टॉपिक मिसिंग है बड़े बड़े सर। कार्बोक्सिलिक एसिड मिसिंग है, GOC मिसिंग है और कार्बोनिल कंपाउंड मिसिंग है, साथ में ऑक्सीडेशन रिडक्शन मिसिंग है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपकी बात कम आया, वो हर साल ज्यादा आता है, अब की बार कम आया। क्वेश्चन आया। अब सर मैं बताऊं क्या करेंगे, कुछ बच्चे इसकी फोटो खींच लेंगे और जो छूटा है ना वो नहीं पढ़ेंगे, अगले साल उनका नंबर ज्यादा होगा। ये चेंज हो सकता है, दिस इज नॉट फिक्स्ड। ये बोल रहे हैं कुछ छोड़ना नहीं है, दिस इज नॉट फिक्स। अगले साल ऐसा हो सकता है कि भाई बायोमोलिक्यूल से ज्यादा आ जाए, अल्कोहल फिनॉल ईथर से आ जाए, कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं करना है, कोई स्पेकुलेशन नहीं करना है। वो IIT है, स्पेकुलेशन नहीं चलेंगे, बिल्कुल नहीं चलेंगे। भाई देखो, अभी अगर आप हमसे पेपर से एक दिन पहले पूछते हैं IIT का फेवरेट टॉपिक कौन सा है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो हम आपको बोल देते हैं यार कार्बोक्सिल ये कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कुछ कुछ GOC वगैरह मिक्स करके ये दे देंगे, आइसोमेरिज्म के साथ मिक्स करके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करवा लेंगे, क्योंकि वो एक्चुअली में टफ होता है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट मिक्स होने की चांसेस होती हैं, पर इस बार वो नहीं पूछा। तो अगली बार क्या आएगा सर, मेरे को ध्यान आ रहा है 2009-10 में, अभी IOC की चलो अपन बात कर लेते हैं, PC के पहले IOC कर लेते हैं एक बार। अब बच्चे सोचेंगे केमिकल बॉन्डिंग में कितने क्वेश्चन आए, भाई सिर्फ 2 ही आए बस। एक पेपर मेरे को याद आ रहा है सर जिसमें 4 क्वेश्चन अकेले MOT से थे। उस टाइम में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा थे, पर 4 क्वेश्चन सिर्फ MOT से। इस बार तो पूरे केमिकल बॉन्डिंग में से मिलाकर 2 क्वेश्चन आए, एक हीटिंग इफेक्ट का आया और एक MOT का आया। तो फिर अब नहीं पढ़ोगे क्या केमिकल बॉन्डिंग? अभी 11th वालों में हम केमिकल बॉन्डिंग ही पढ़ा रहे हैं ब्रह्मोस OP बैच में, तो क्या आप ध्यान देना बंद कर दें? नहीं, ये सिर्फ इस साल का एनालिसिस है। अगले साल पैसेज दे दे सर। हाँ। और ये देखो, जो यहाँ पर P ब्लॉक के 4 सवाल लिख रहे हैं ना, इसमें आपकी केमिकल बॉन्डिंग लगेगी। ऐसा नहीं है कि ये से P ब्लॉक से रिएक्शन ही आएगी, कुछ यहाँ पर पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग की एप्लीकेशन आएगी। तो पीरियोडिक टेबल दिख नहीं रहा, वो वैसे भी एडवांस में कभी नहीं दिखता पर वो होता सब जगह पर है। तो देखो, P ब्लॉक से 4 क्वेश्चन आए शिवम सर, S ब्लॉक से 1 क्वेश्चन आया, मेटलर्जी से 3 क्वेश्चन आ गए भाई साहब, मेटलर्जी से 3 क्वेश्चन आ गए, एक वो एल्यूमिनियम का रिडक्शन वाला क्वेश्चन आ गया। सब छोड़ के जाते हैं, एकदम लास्ट में पढ़ाया जाता है उसको, मेटलर्जी का वो एकदम एंड है। एक वो वाला गैलेना का कुछ रिएक्शन करा दिया HNO3 के साथ, वो आ गया। और एक और क्वेश्चन इसमें आया था, वो फेमस क्वेश्चन ही था, मतलब हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं घुस के अंदर से निकाल लिया, जो फेमस है वही पूछा गया। फिर बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चन है सर, रिलेटिवली आसान क्वेश्चन है इस बार बॉन्डिंग से, बड़े बड़े शेप नहीं पूछे। ये अपने वो कौन से होते हैं, ऑक्सी एसिड से क्वेश्चन नहीं आया, हर साल आता है। स्ट्रक्चर से क्वेश्चन नहीं आया, अच्छा इस बार स्ट्रक्चर गायब था पूरे पेपर में से, अपन ने देखा कहीं भी नहीं है स्ट्रक्चर, कहीं भी नहीं आया। तो एक सवाल MOT का आया और एक सवाल थर्मल स्टेबिलिटी का आया। MOT वाला भी सर सेकंड स्टेज में जाके इजीली, मतलब फर्स्ट स्टेप मुश्किल है, वो ऑक्सीजन उसका पता लग जाएगा, हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप मुश्किल था। ये पैसेज भी करने लायक था सर, कोऑर्डिनेशन का। ये अपना मैच दी कॉलम सिंपल था, 4 कंपाउंड थे, उसको आपको वो सब जो करना था। एनालिसिस के भी सर जो फेमस अपन करवाते हैं बच्चों को, वो इसमें चीजें थी। बोरेक्स बीट टेस्ट वो सब नहीं आया, वगैरह नहीं आया, क्लोराइड टेस्ट नहीं आया, वो अपना वो होता ना ब्राउन रिंग टेस्ट, वो भी नहीं आया। तो ठीक है, डायन का एक एप्लीकेशन था, वो देखना है थोड़ा। तो अब बात करते हैं, ये जो हमने अननोन लिख रखा है, फिर वापस से PC पे आएंगे। यार अब तुम ये देखो, एडवांस क्यों है, इसके बारे में अब बात करते हैं। सर ये बच्चों को बताना बहुत जरूरी है, पहले तो पढ़ो सर इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं भाई, ये हमारे दिल को छू गया है क्वेश्चन। ब्यूटीफुल है सर, ये मतलब तारीफ करनी पड़ेगी IIT की। आप मैं इसमें आपको पूरी कहानी बताता हूँ। मैं और शिवम सर बैठे थे कि चलो इसको टैग करते हैं, ये कौन से में आया। मैंने पढ़ा करेक्ट ऑप्शन अबाउट एंट्रोपी, मैंने कहा शिवम सर से, सर मार्क करो, थर्मोडायनेमिक्स में मार्क कर दो सर।
सर ने थर्मोडायनेमिक्स में कर दिया। हमारे जो पीपीटी वाले हैं उन्होंने उसमें एंटर भी कर दिया कि थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आया। फिर शिवम सर ने बोला सर ऑप्शन पढ़ते हैं, चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन पढ़ा, फॉर द रिएक्शन M+2H प्लस गिविंग H2 प्लस M2 प्लस D cell by dt is equal to R by F। शिवम सर बोले कि भाई ये नर्न्स्ट इक्वेशन है, ये तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। हमने कहा ठीक है चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया कि भाई क्या इसका होना चाहिए। फिर अगला सवाल दोबारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब तो दृढ़ निश्चय हो गया कि भाई Pt H2H+, और फिर उसके बाद इन्होंने एक सेल दे रखा है बेसिकली, और एंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस है वो, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड दे दिया, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड देके पूछा हुआ है। बस शिवम सर ने देखा सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मार्क करते हैं। फिर गौरव सर आए, यार मेरे को ये नीचे कायरल जैसा कुछ दिख रहा है भाई, ये रेसिमाइजेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, एंट्रोपी ग्रेटर देन 0। तो आप सोच रहे हो शुरुआत हुई थर्मोडायनेमिक्स से, पहुंचते पहुंचते हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आए, फिर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे आ गए, और उसमें भी रेसिमाइजेशन के बारे में पूछा जा रहा है जो इतना नहीं बताया जाता। और फिर उसके बाद इसी ऑर्गेनिक के ऑप्शन में दोबारा से एंट्रोपी इन्होंने घुसा ली। हमको लगा चलो ऑर्गेनिक और फिजिकल से मिक्स हो गया आया, और फिर इनऑर्गेनिक भी इसमें घुसा दी। फॉर अ कॉम्प्लेक्स NiH2O6 प्लस 3 EN इन्होंने दे रखा है, इथाइलिन डायमीन। अच्छा ये एक और चीज है फेमस, अगर आप देखो एग्जाम से पहले अगर आपको ये लग रहा है ना कि आप कुछ एटॉमिक मास भूल रहे हो, इन्होंने एटॉमिक मास दिए इस बार है ना। ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स अगर आप भूल रहे हो तो आपकी कोई फिर पूछ नहीं है, वहां पर इन्होंने कुछ नहीं दिया, नाम एज इट इज दिए हैं, आपको नाम याद होने चाहिए। बट इनऑर्गेनिक और एटॉमिक में मेरे को सर ऐसा ट्रेंड दिखा इस बार के पेपर में कि इन्होंने थोड़ा सा बच्चों की मदद करने की कोशिश करी है। अगली बार होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता, क्योंकि लिगेंड्स के सिर्फ पहले नाम ही आते थे, कभी नहीं आया। मेरे हिसाब से ये पहली दूसरी बार हुआ होगा। एंट्रोपी भी देखनी पड़ेगी कि लिगेंड्स के नंबर्स प्रोडक्ट में बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। थोड़ा कंसेप्ट लगाने से क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन उसकी पैकिंग इस तरह से की गई है कि उसका खौफनाकपना बिल्कुल आपको भाई। तो एक क्वेश्चन में कितने चैप्टर हैं? थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 4 चैप्टर हैं एक क्वेश्चन में। इसीलिए हम बोल रहे थे कि ऐसा मत मानना कि कुछ छोड़ा गया है, आया है। अब इस क्वेश्चन को मैं कोऑर्डिनेशन में नहीं डाल सकता क्योंकि बात एंट्रोपी की हो रही है। इस क्वेश्चन को थर्मोडायनेमिक्स में भी नहीं डाल सकता क्योंकि 2 ऑप्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हैं। तो ये अननोन कैटेगरी का सवाल है, और ऐसे और सवाल हैं, बट ये तो बिल्कुल ही एकदम फैला हुआ क्वेश्चन है बिना हाथ पैर का। तारीफ करनी पड़ेगी आपको IIT की, जेई की, IIT एडवांस की, कि सर ये मतलब अपने आप में सर मतलब फ्लेवर जो एसेंस ऑफ द ब्यूटी देता है सर। ये 3 ऑप्शन देने के बाद कोई प्रोफेसर आया, उसको लगा इसमें ऑप्टिकल एक्टिव भी ऐड कर सकते हैं, कायरल कंपाउंड भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल PhD करने वाले लुट जाएंगे। मतलब वैसे क्वेश्चन डुएबल था, स्टिल डुएबल है। अच्छा है, देखो क्वेश्चंस डुएबल आसान है, आसान नहीं बोलेंगे, टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं है एकदम ही आड़ पाड़ क्वेश्चन आ गया, डुएबल है। बट टेम्परामेंट का बहुत बड़ा टेस्ट है। जो बच्चा देख के डरेगा ना कि ये क्या चल रहा है, उसका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और जो बच्चा शांति बना के रखेगा, कूल माइंड के साथ पेपर करेगा, वो ये कर पाएगा। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है सर। अब आप देखो इसमें ये कहने को ऑर्गेनिक है, पर यहाँ पर पूरी यील्ड की बात चल रही है, पूरी फिजिकल इसमें घुसा दी गई है, और फाइनली पूछा भी ये गया है कि लीड मतलब यील्ड कितनी होगी। A B C D आर गिवन इन द पैरेंथेसिस। तो इन्होंने जो भी पूछा है अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट D फॉर्म्ड इज, तो D वाला प्रोडक्ट पूछा है। तो सर ये एक तो A to Z टाइप के क्वेश्चन ऑर्गेनिक की खास बात है, ये एडवांस का ट्रेडमार्क है कि मल्टीपल आपको एक ही उसमें रिएक्शंस करवाते हैं। और सर एक खास बात और जो अपन डिस्कस कर रहे थे कि ये हमेशा जो बेंजीन बनाने वाले रिएक्शंस हैं ये इतने फेवरेट हैं, इतने फेवरेट है। ऐसे टोटल मिला के 2-3 ही रिएक्शन दे रखे हैं एनसीईआरटी में बस, जिसमें बेंजीन बनता है फाइनली। पॉलीमराइजेशन की कैटेगरी में डाल लो, किसी में भी इनको डाल लो, पर जिसमें फाइनली बेंजीन बनता है, ऐसे 2-3 ही रिएक्शन है, ये आपको याद होने चाहिए। तो देखो फिर बेंजीन बना दिया, उस पर इन्होंने क्या ये एल्काइलेशन वगैरह कुछ करा लिया या जो भी कराया है, फिर उसके बाद O2H3O+ का रिएक्शन करा दिया, और फाइनली CH3COCl पाइरिडीन करा दिया। अब एक एक शब्द की भी बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है। जिसने नीचे पिरिडीन नहीं पढ़ा, टाटा बाय बाय। जिसने और कोई ऑप्शन ढंग से नहीं पढ़े, टाटा बाय बाय। यहाँ पर -CH3COCH3 लिखा है, तो मतलब अच्छे से एकदम क्लैरिफाई करा है कि जो तुम्हारा C है वो फिनॉल है। दिस इज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल वाला रिएक्शन है। तो उन्होंने
देखो एम्बिग्यूटी नहीं रहती, ये बात एकदम बहुत ही खासियत है आईआईटी की, बिल्कुल एम्बिगुअस क्वेश्चन एक भी नहीं था, सब जगह क्लैरिफाई करा उन्होंने कि क्या मीनिंग है हमारा, हम क्या पूछना चाहते हैं। एक क्वेश्चन है जिसमें शायद मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। एक क्वेश्चन है वो, यस वो डिस्कस उसमें शायद मल्टीपल पर उसमें वो करेंगे, अगर मल्टीपल आंसर होंगे तो मल्टीपल आंसर को ही राइट मान लेंगे, बोनस मत मानना, बोनस नहीं होगा। उसमें क्या हो रहा है ना सर, जैसे अपन रिएक्शन करवाते हैं तो अपन ने मान लो रिएक्टेंट और XeO2 का जो मिला दिया उसमें, तो सर उसमें ऐसा हो सकता है मेजॉरिटी प्रोडक्ट हो सकता है जो आईआईटी ने प्रेडिक्ट किया हो कि XeO2 F2 बनेगा, मेजर नहीं लिखना। हाँ, और ऐसा लिखा हुआ नहीं है, तो बहुत माइनर मिस्टेक है इसका, वो ऐसा नहीं कि पूरी तरह शायद उसका 246 टाइप का कुछ आंसर हो सकता है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन, क्योंकि हम व्हाइट फास्फोरस को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। अब यहां पर भी सर जो मेरे को एक बात अच्छी लगी कि व्हाइट फास्फोरस को बॉइलिंग NaOH में डाला है, साथ में इनर्ट एटमॉस्फेयर दिया है, तो ये रिएक्शन कंडीशंस बच्चे को पता होनी चाहिए कि किस चीज से क्या होगा। और फिर उसके बाद भी सर ये क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ, फिर उन्होंने बोला इसको CuSO4 से रिएक्ट कराओ जो कंप्लीटली कंज्यूम करेगी। तो सर यहां पर भी सिंपल स्टोइचियोमेट्री नहीं है, 3 CuSO4 + 2 PH3 ऐसा कुछ होता है, तो ये सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर नहीं आएगा। तो यार अगर तुमने कवरेज अच्छा किया है, टाइम स्पेंड हर चैप्टर पे गया है, बार बार हम इस एनालिसिस में यही बोल रहे हैं कि यार इज्जत पे लेकर एक को मत बैठ जाना। सर मैंने देखा है बच्चे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैलकुलेट करने में 4-4 दिन लगा जाते हैं। यार नहीं यार, मतलब तुम उस वो फालतू का A2 B2 C2 और A2 B3 BCD और जो उसमें लग जाओगे ना अगर, तो ये जो बेचारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना ये रह जाएंगे। थर्मो कितना लंबा चलता है सर, पी ब्लॉक के कंपैरिजन बच्चे रिवाइज बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो क्या है कि हमको ईगो पे बात नहीं लेनी। अगर तुम ईगो पे ले रहे हो ना कि मैं तो इंजीनियरिंग माइंडसेट का हूं, मैं रट कैसे सकता हूं, तो फिर जे एडवांस इज नॉट फॉर यू। रटना पड़ेगा बिल्कुल रटना पड़ेगा, ऐसा ऑप्शन नहीं, ऐसा मत सोचो कि रटना इज नॉट गुड, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। जो याद इनऑर्गेनिक याद ही तो करोगे, वहां रिएक्शन थोड़ी करोगे, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो। एनालिसिस यही बोलेगा बार बार, हर थोड़े मिनट में यही बोलेंगे हम, छोड़ना नहीं है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते। तो आईओसी से एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। पी ब्लॉक से 4 आया, एस ब्लॉक से 1 आया, मेटलर्जी से 3, बॉन्डिंग से 2, सॉल्ट एनालिसिस से 2, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 1, ये मैच दी कॉलम था, और एक हमने आपको अननोन बताया इसे। फिर फिजिकल केमिस्ट्री से अगर हम जाएं, लिक्विड सॉल्यूशन बच्चे बिल्कुल इसको भाव नहीं देते हैं, छोटा टॉपिक मान के छोड़ देते हैं। वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स में भेजा फोड़ते रहेंगे अपना। अच्छा, और इसमें हर बार की तरह इसमें सर प्रेडिक्टेबल काम हुआ है, वॉन्ट ऑफ से प्यार है इनको, वॉन्ट ऑफ इसमें आया है, तो ये सही है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत टफ सवाल नहीं आए थे, ठीक है। फाइनली वो कौन सा सवाल होता है सर, वो अपना मोलर कंडक्टिविटी हर बार पूछते हैं, वो इस बार भी आया है। फिजिकल में थोड़ा पैटर्न इन्होंने फॉलो किया है, जैसे ही हर साल करते हैं। सॉलिड स्टेट FCC पे सवाल आया है, हर बार उसी पे आता है। एवरेज क्वेश्चन था, इसको हमने शायद इजी कैटेगरी में डाला है ना। फिजिकल में सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस की संख्या फिजिकल में सबसे ज्यादा थी। थर्मोकेमिस्ट्री से 1 सवाल, पर इसकी कैलकुलेशन लंबी थी और ये डेसिमल वाला क्वेश्चन था, तो ये टफ था। कैलकुलेशन वाइज टफ था, कॉन्सेप्ट वाइज सिंपल था। आयनिक इक्विलिब्रियम, इसमें भी कैलकुलेशन लंबी थी। 1 सवाल बहुत हलवा था, उसमें से डायरेक्ट pH निकालना था, वो अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक आता है आयनिक का तो आपका हो जाएगा। दूसरा सवाल सॉल्युबिलिटी वाला था, तो उसमें थोड़ी जान चलेगी, है ना। सरफेस केमिस्ट्री, सर फिजिजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन, मतलब यार इतना एड्सॉर्प्शन से प्यार हो चुका है ना आजकल जेईई मेंस वालों को, जे एडवांस वालों को, मतलब आउट ऑफ बाउंड जा रहा है सर। केसरिया तेरा इश्क भी हो रखा है यहाँ तो, है ना। फिर मोल कंसेप्ट से सवाल आया, बहुत सालों बाद एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला से सवाल आया, प्योरली, और कुछ नहीं लग रहा था, सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसमें लग रहा था। गिफ्ट था ये वाला सवाल, यहाँ तक पेपर पढ़ा है ना, तो ये तो इससे ये बात प्रूव होती है कि यार सारे क्वेश्चन ढंग से पढ़ने हैं। तुमसे शुरू के 4 नहीं हुए ना तो डर के मत भाग जाना कि सब्जेक्ट ही चेंज कर लेता हूं, नहीं, बीच बीच में आसान सवाल थे। तो यार काफी माथापच्ची करने के बाद, लड़ाई झगड़े करने के बाद, ये परसेंटेज ऊपर नीचे करने के बाद हम तीनों रिसर्च इस नतीजे पे पहुंचा है कि भाई टफ क्वेश्चन थे 15%। टफ मतलब जिनको करने में हम तीनों को झाग आ गए। देखो इसमें इज्जत की बात नहीं होती यार, जे एडवांस की बात यह है सर, मैं तो अपन तो फिर भी अभी बहुत 8-10 साल वाले लोग हैं, इनके सर तक बोलते हैं कि एडवांस का पेपर जो बच्चा कर लेता है वो एक टीचर को करने में उससे 1 घंटा ज्यादा लगता है, और ये सच बात है। तुम फ्लो में हो यार, हम उतने फ्लो में नहीं होते। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए जिसमें हम फंसे
तीनों, उसको हमने टफ कैटेगरी में डाल दिया। वैसे 15% सवाल थे। मॉडरेट सवाल कौन से थे? जो 2 से 3 स्टेप मिनिमम ले रहे थे और जिनमें कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व थी, बट दे आर डूएबल। डूएबल है अगर तुम ठंडे दिमाग के साथ करोगे, प्रोवाइडेड तुम्हारा मैथ्स और फिजिक्स भी अच्छा था, क्योंकि अगर मैथ्स में 1.5 घंटा लगा दिया फिर डूएबल नहीं है, फिर डूएबल। यही तकलीफ है इस बार के एडवांस केमिस्ट्री पेपर की, यही तकलीफ है कि इनऑर्गेनिक जो 30 सेकंड में हो जाती थी वो एक बार 30 सेकंड में नहीं होगी। फिजिकल केमिस्ट्री घुसाया हुआ है, ऑर्गेनिक जो 30 सेकंड में हो जाती थी वो 30 सेकंड में नहीं होगा, फिजिकल घुसाया हुआ है। इसीलिए पेपर को हम मॉडरेट टफ बोल रहे हैं, और इनफैक्ट वो भी टफ की तरफ ज्यादा झुकाव बोल रहे हैं। 21 के कंपैरिजन में 21 में पहला सवाल कितना सिंपल आया था सर, Na2 लिक्विड NH3 के साथ रिएक्शन करवा रखा है, एक जगह एसिड बेस एक जगह ट्रांस पे एंटी एडिशन, सिस प्रोडक्ट बन जाएगा फ्री। ये होता है 30 सेकंड का क्वेश्चन। इस बार का पहला क्वेश्चन कैलोरीमेट्री वाला क्वेश्चन आया था थर्मोकेमिस्ट्री में से, कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में डाला है भाई साहब। अपन उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं सर, ये बड़ी बात है। जबरदस्ती नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ थोड़ा तो मॉडरेट। इजी कौन से क्वेश्चन है जिसमें 2 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, जो आपका 1 मिनट के अंडर में हो जाएगा। अब अगर अपन सर बात करें सिंगल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन की, 10 से 12 क्वेश्चन थे जो सिंगल कॉन्सेप्ट पे आए। सिंगल कॉन्सेप्ट मतलब एक ही कॉन्सेप्ट, जैसे एल्यूमिनियम का हमने आपको बताया रिडक्शन का सवाल आया था कि बॉक्साइट का रिडक्शन कैसे करते हैं, उसमें सारे पॉइंट्स एल्यूमिनियम रिडक्शन के कवर हो गए। ऐसा नहीं कि एल्यूमिनियम रिडक्शन का एक ही उसमें आया, सारे हो गए। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, बॉइलिंग पॉइंट कौन सा होता है, फलाना ढिमाका सब पूछ लिया, बट वो एक सिंगल कॉन्सेप्ट सवाल था। एडवांस का लेवल यही होता है यार, ऐसा सवाल तुमसे मेंस की तरह नहीं पूछा जाएगा कि एक रिएक्शन करा दी बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा, या जीओसी में तुम्हें 2 कंपाउंड दे दिए पूछ लिया ज्यादा एसिडिक कौन है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। सॉरी, आप एडवांस से ऐसा सोच भी नहीं सकते हो। तो इजी 24%, मॉडरेट 61%, टफ 15%। तो ओवरऑल वर्डिक्ट ये है कि दिस पेपर वाज मॉडरेटली टफ। मतलब वर्डिक्ट यही है कि मॉडरेटली टफ पेपर था केमिस्ट्री का। किसके कंपैरिजन में? सर कंपैरेटिव ही हो सकता है, आप कितने लंबे हो, ये किसी छोटे बच्चे से कंपेयर करेंगे तो ज्यादा लंबे हो जाओगे। 21 के कंपैरिजन में 21 के कंपैरिजन में ये 1.25 टाइम्स टफ पेपर था, विदाउट अ डाउट टफ पेपर था। तो अगर यार आपके नंबर कम आ रहे हैं ना इस बार, और आप 21 से कंपेयर कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा परेशान मत बनो। हमारे को ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ थोड़ी सी केमिस्ट्री इंडिविजुअल सब्जेक्ट की थोड़ी नीचे जाएगी, 1-2 नंबर कम यार वो वैसे ही जाती, 16 नंबर है, 20 नंबर है, 2 नंबर इज अ वेरी बिग। हाँ। तो पिछली बार जैसे 60% लाने पर, अगर आयुष की 800 रैंक आई थी अपने ई का जो बच्चा है, तो इस बार 60% लाने पर मेरे हिसाब से 600 650 रैंक आ जानी चाहिए। मैक्सिमम से 700 आ जाएगी, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए यार। अब पता नहीं अब बच्चों ने अपना लेवल बढ़ा लिया हो और अलग ही तरह के पेपर देकर आ गए हो तो बात अलग है, पर बच्चों से भी बात करने के बाद ये फील आ रही है इज्जत तो लुटी है। टाइम कंज्यूमिंग डेफिनेटली था, मतलब कुछ भी कर लो, सिंपल भी हो तो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना, तो टाइम कंज्यूमिंग तो था। तो मॉडरेटली टफ एकदम सही क्लासिफिकेशन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पूरा अच्छे से चेक किया गया है, एकदम बिल्कुल अच्छे से। तुम्हारा कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है, कैसे पढ़ते हो, सिंपल रोट लर्निंग तो नहीं है, बिल्कुल देखा गया अच्छे से। तो अगर आप लोग अभी 2023-24 के बच्चे हो तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना कि हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज, हर एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सेलेक्टिव टॉपिक्स पर बहुत ज्यादा टाइम मत डालना। और हम तीनों केमिस्ट्री के टीचर होने के बावजूद एक और बहुत बड़ी बात आपसे कह रहे हैं जो कोई नहीं बोलेगा। सब बोलते हैं हमारा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पढ़ो, नहीं यार, नहीं आप 33% ही केमिस्ट्री को पढ़ना, उससे 1% ज्यादा टाइम मत देना। अगर आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के 250 सवाल कर रहे हो ना एक टॉपिक के, मत करो प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। 100 कर लो बहुत है, 50 कर लो बहुत है, उससे बेटर है मैथ्स की प्रैक्टिस यार ज्यादा कर लो। अभी एनके सर भुवनेश्वर से बात हुई, वो ये बोल रहे थे जिसने कैलकुलेशन एंड तक करी ना सर घर पे बैठकर, उससे ही पेपर हिलाए। और जो लोग 2 स्टेप करके आंसर देख लेते थे ना पीछे से कि हाँ हमारा हो जाएगा, उनसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि 2 स्टेप बाद तो डिफिकल्टी एक्चुअल चालू ही है, पहले 2 स्टेप तो सिंपल ही थे। तो मैथ्स और फिजिक्स को टाइम दो, केमिस्ट्री जितना डिजर्व करती है 33% उसको उतना ही दो। 40-45% तक बच्चे पहुंच जाते हैं, इसके चक्कर में फिजिक्स और मैथ्स बर्बाद होती है, वो मत करना, ठीक है। तो यार हाँ एक बात और कि पूरा पेपर जो सिलेबस था वहीं से था, ऐसा कुछ नहीं है कि एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए या कोई अलग से बुक पढ़नी है, ठीक है। तो ये तो हटा दो, एकदम सिलेबस ओरिएंटेड पेपर था, ऐसा नहीं है मुझे कुछ अलग से पढ़ना है। डुएबल कॉन्सेप्ट का अगेन इम्प्लीकेशन चेक किया हुआ है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि एडवांस कुछ अलग से पूछता है, बाहर से पूछता है, पढ़ाते हैं वही पूछता है, बट बस तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग कितना है वो चेक करा जाता है, ठीक है। डुएबल था पेपर, इज डुएबल।
But as Prateek sir has stated, I am damn sure cutoff will be down. बाकी देखते हैं क्या होता है, कहीं बोनस ऐसी चीजों में गलत हो जाता है, कहीं बोनस मिल जाए, कहीं बोनस मिल जाए, कुछ हो जाए, बट स्टिल हाँ वही नहीं देता। IIT JEE एडवांस का पेपर है, बच्चे 12th लेवल और 13 लेवल के हमारे मैक्सिमम सारे वही होते हैं। उनका एक लेवल होता है, कोई एक्स्ट्रा जीनियस है तो ठीक है, बट कोई सारे बच्चे लगभग उसी में होते हैं। और उनका माइंडसेट, उनके पैटर्न्स पढ़ने के तरीके, जिन बच्चों ने वाकई बहुत अच्छी तैयारी की है, मुझे नहीं लगता उनको ज़्यादा दिक्कत हुई होगी। और जिन लोगों का बिगड़ा भी है वो भी ऑल द बेस्ट, आपको दूसरे में आराम से अच्छा स्कोर हो सकता है और रैंक आ सकती है। आप अपनी काउंसलिंग को कंटिन्यू करें और जो कर रहे हैं उसको आराम से करें। पर जिनका एकदम बिगड़ा है और जो ड्रॉपर माइंडसेट के थे, वो एडवांस के रिजल्ट का वेट मत करना भाई। तुम्हारा फरवरी में एग्जाम होने वाला है, तो तुम तो अपनी तैयारी चालू करो। तुम्हें इस एनालिसिस से ये सीखना है कि इस बार तुमने क्या गलती करी, और अपनी तैयारी अभी से शुरू कर देना, बैठे मत रहना। देखो यार, ये मैं कोई अपने पर्सनल फायदे या उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। अगर 10 दिन तुमने अभी बिगाड़ दिए, तुम्हारे पास टोटल प्रिपरेशन के 150-200 दिन है बस, जेईई मेंस फर्स्ट तक, जिसमें तुम 99 परसेंटाइल लाना चाहते हो। अगर वो 10 दिन बिगड़ गए तो सर 10/150 बहुत बड़ी परसेंटेज होती है, इसमें आपकी रैंक चली जाएगी। तो चुपचाप अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। एडवांस देने के बाद एक फील आ जाती है हम कितने पानी में, बहुत गहरे पानी में हो। तुम्हारे पास एक और अटेम्प्ट है, ये IIT दिल्ली वाले, ये बिट्स बुलाने वाले, मैं IIT बॉम्बे वाला, हमको पता है यार कि IIT होता है, कोई उसका सब्स्टिट्यूट नहीं होता। तो तैयारी शुरू कर दो। आप जीवन में IITian कहलाएंगे, पूरी लाइफ उसका लेवरेज लेंगे। थोड़ा सा इसके लिए आप एफर्ट डालिए। अगर ये चीज टफ नहीं होगी तो आपकी कोई कद्र भी नहीं करेगा। ये सही बात है। ये जो इतनी भयंकर इज्जत लूटते हैं पेपर में, इसलिए ज्यादा इज्जत होती है, इज्जत बनती इसकी है। तो सर सुल्तान का डायलॉग है कि इज्जत कमाने वास्ते बेइज्जती करानी पड़ती है, तो हो गई बेइज्जती, अब इज्जत कमाने पर काम करो, तब ठीक है, सोना बना जा सकता है, कुंदन बना जा सकता है। ठीक है, तो यार ऐसे आपके लिए और अच्छी अच्छी चीजें लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर, ठीक है, ऑल द बेस्ट। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।